सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन का पार्ट 2, राइट। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर है। पार्ट ऑफ स्पीच का ये फर्स्ट चैप्टर गोइंग ऑन है हमारा, राइट। तो इससे पहले हमने एक पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसके अंदर अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे नाउन के। तो एक्चुअली ये जो मेन चैप्टर है हमारा जो नाउन गोइंग ऑन है, राइट। तो इसका मेन जो एट्रीब्यूट है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बेस्ड है सिंगुलर प्लूरल के ऊपर, राइट। सिंगुलर प्लूरल नंबर, जो सिंगुलर नंबर होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं, जेंडर्स इसके अंदर आते हैं, राइट। एक और इसका एट्रीब्यूट आता है जैसे नाउन के कुछ केसेस होते हैं। तो आज के सेशन हमारा टिपिकली जो पार्ट 2 रहेगा, ये रहेगा बेसिकली आपका जो है सिंगुलर प्लूरल के ऊपर, और नाउन के केसेस हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विद क्वेश्चंस, राइट। तो कम टू द कॉन्सेप्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रूल्स, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, देयर आर सम सर्टेन रूल्स विच यू पीपल हैव टू कीप इन योर माइंड। जैसे रूल नंबर 1 की बात यहाँ पे कर रहा है। फर्स्ट रूल, व्हेन द वर्ड्स स्कोर, डजन, 100, 1000 एक्सेट्रा आर प्रेसिडेड बाय एनी वर्ड डिनोटिंग नंबर, मतलब इन वर्ड से पहले डजन है, स्कोर है। अब आप बोलोगे सर डजन का मीनिंग तो 12 होता है। डजन तो हम जानते हैं, सेट ऑफ 12 को डजन बोलते हैं। लेकिन स्कोर किसको बोलते हैं? स्कोर का मीनिंग क्या होता है? स्कोर बेटा ध्यान रखना आपने, स्कोर का मीनिंग अ सेट ऑफ 20 होता है। 20 के समूह को स्कोर भी बोलते हैं। डजन 12 का समूह होता है, तो स्कोर आपका 20 का समूह होता है। बोला इन सारे वर्ड से पहले अगर कोई नंबर आता है, राइट, बाय एनी अदर वर्ड डिनोटिंग नंबर, सो दे टेक नो प्लूरल फॉर्म। तो उनके इनके साथ प्लूरल फॉर्म नहीं लिखी जाती। जैसे बोला ही हैज 3 डजन पेंसिल्स, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे सही है, नंबर लगा दिया यहाँ पे, तो डजन्स नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे डजन्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, 3 डजन्स रॉन्ग हो जाएगा, 2 डजन्स रॉन्ग हो जाएगा। और अब सेकंड सेंटेंस बोल रहा है ही हैज रीच्ड द एज ऑफ 3 scores and 5, राइट। तो सेकंड सेंटेंस में बोला ही हैज रिच्ड द एज ऑफ 3 scores and 5। अब इसका अगर एरर आए पेपर में तो हम करेंगे ऑप्शन नंबर सी। वाई? बिकॉज यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे एस लगा रहा है, स्कोर्स कर रहा है, राइट। अब 1 स्कोर मीन्स कितना बताया मैंने आपको? 20। अब 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स? 60, राइट। और 60 में बोल रहा है 3 स्कोर एंड 5, तो आपको 5 भी इसके साथ ऐड कर देने हैं। तो मीन्स इस पर्सन की एज टोटल कितनी हुई? 65। So he has reached the age of 3 score and 5 होगा, क्योंकि नंबर आ रहा है तो एस नहीं लेगा, ये बोल रहा है बेसिकली। तो 65 एज तक वो पहुंच गया है, ये बोलना चाह रहा है। Come to the point number next, but when they are not preceded by any word denoting number, अगर स्कोर से पहले, डजन से पहले, जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं, 1000 से पहले कोई नंबर नहीं आएगा, अगर कोई नंबर नहीं गिवन हो, तो फिर आप उसकी प्लूरल फॉर्म कर सकते हो। जैसे बोल रहा है स्कोर्स ऑफ पीपल वर देयर, करेक्ट है। डजन्स ऑफ सीट्स, अगर मैं यहाँ पे बोलूं 2 डजन्स ऑफ सीट्स, तो रॉन्ग हो जाएगा। जब भी स्कोर से पहले, डजन से पहले, 1000 से पहले कोई नंबर गिवन होता है, तो आप इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं लिख सकते हो। लेकिन अगर आप सीधा बोलोगे स्कोर्स, डजन, थाउजेंड्स, राइट, तो फिर वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो हर जो एक जनरल रूल होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं। सो आपको इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट। कम टू द पॉइंट नंबर सेकंड। सेकंड पॉइंट बोल रहा है सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर द प्लूरल एज वेल फॉर द सिंगुलर, राइट। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो सेम ही रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोल रहा है द फॉलोइंग आर सम नाउन्स दैट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। कौन कौन से नाउन्स है जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? जैसे आपने छोटी क्लासेस से भी पढ़ा होगा कि ये जो नाउन्स लिखे हैं यहाँ पे, जैसे शीप है, डियर है, स्पीसीज है, एयरक्राफ्ट है, ऑफस्प्रिंग है, इनकी प्लूरल फॉर्म सेम रहती है, ठीक है। इनकी जो है प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म सेम होती है, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता है। योक है, स्पेस है, क्राफ्ट है, सैल्मन है, हेयर है, एपेटस है, सीरीज है, फिश है, क्रॉप्स है, स्वाइन है, ग्रॉस है, मीन्स है, वे है, एक्सेट्रा, राइट। तो जब आपको ये ध्यान रखना है कि शीप का प्लूरल शीप ही होगा, डियर का प्लूरल डियर होगा, शीप्स नहीं होता, स्पीसीज अपने आप में ही सिंगुलर प्लूरल होता है, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, योक्स नहीं होता, इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। बट बोल रहा है नंबर ऑफ द अबव वर्ड्स शुड बी डिस्टिंग्विश्ड by the preceding adjectives articles if the preceding words these those 10 20 etc indicate, तो फिर ये प्लूरलिटी को बताते हैं, प्लूरल चीज को बताते हैं, ठीक है। अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए, आर्टिकल से डिनोट होते हो, जैसे दीज बोल रहा है, दोज, ये आपके एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का काम भी करते हैं। 10 आ जाए, 20 आ जाए, तो फिर ये प्लूरलिटी को बताते हैं वहां पे। एग्जाम्पल्स बोल रहा है टू डियर वर कॉट, तो यहाँ पे नंबर लगा दिया 2, ठीक है। तो फिर हम वहां पे प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं वर।
नेक्स्ट बोल रहा है मेनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नाउ हमने यहाँ पे एक वर्ड डिटर्मिनर लगा दिया मेनी, राइट। तो ये आर्टिकल और एडजेक्टिव है बेसिकली, जो बोल रहा है आर्टिकल और एडजेक्टिव लग रहे हैं, तो एडजेक्टिव टू है, यहाँ पे मेनी है, राइट। यहाँ पे बोल रहा है ही हैज मेड अ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स, तो यहाँ आर्टिकल ए से लगा रहा है, राइट। जो ये यहाँ पे एक बात लिख रहा है कि एडजेक्टिव या आर्टिकल प्रोसीड हो तो फिर इनकी प्लूरलिटी सेंस में इनको यूज किया जाता है। जैसे टू डियर हो गया तो मैनी शीप हो गया, शीप्स नहीं करेंगे। ही हैज मेड अ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट फॉर्म में लिखी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है फिजिक्स, वेजेस, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज है, फिर आपका इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, समन्स है, मम्प्स है, मिजल्स है, रिकेट्स है, सिंगल्स है, बिलर्ड्स है, ठीक है, एथलेटिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, आर सर्टेन नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। एक्चुअली देखने में तो ये प्लूरल है, हमें छोटी क्लासेस से सिखाया कि बेटा बॉय, बॉय में अगर आप एस लगा दोगे तो फिर ये प्लूरल है, पर आपको उसके साथ लिखना है आगे वर्ब प्लूरल लिखते हैं हम, बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है। बट क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की बातें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको वो छोटा लेवल है, बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, बात वहां तक सही है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो देखने में आपके प्लूरल लगते हैं, जैसे फिजिक्स में बॉयज की तरह फिजिक्स में भी तो ऐसा आ रहा है, वेजेस में भी आ रहा है, इकोनॉमिक्स में भी आ रहा है, न्यूज में भी आता है। इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, हमेशा इनिंग्स ही होता है, पॉलिटिक्स ही होता है, राइट। लेकिन इनके साथ जब आप वर्ब लिखोगे तो क्या वर्ब लिखोगे बेटा, सिंगुलर वर्ब लगानी है आपको। पूरा नो न्यूज इज ऑलवेज अ गुड न्यूज, राइट। एक कहावत है कि जब तक कोई समाचार नहीं आता है तो उसको हमेशा पॉजिटिव वे में सही ही मानते हैं। नो न्यूज इज ऑलवेज अ गुड न्यूज। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, राइट। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पे डिमांड सिंगुलर वर्ब लगी, यहाँ पे इज आ रहा है, यहाँ पे इज आ रहा है, लास्ट वाले में इज आ रहा है, तो सारे वर्ड्स देखने में प्लूरल है, एस ले रहे हैं अपने साथ। लेकिन इन नाउन्स के साथ हमेशा ही वर्ब को, सिंगुलर वर्ब को लिखा जाता है, प्लूरल वर्ब कभी भी नहीं लिखी जाती। जैसे आप पॉलिटिक्स एग्जाम्पल बना सकते हो, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो कभी हम पॉलिटिक्स आर तो नहीं बोलते, पॉलिटिक्स आर नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल नंबर फोर्थ के ऊपर आ जाते हैं। बोला कैवेलरी, कैटल, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, जेंट्री एंड पीपल आर सर्टेन नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। अब ये जो पिछला रूल मैंने आपको बताया इसका बिल्कुल ऑपोजिट है फोर्थ रूल। फोर्थ जो पॉइंट है, इस पॉइंट का, इस थर्ड रूल का बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि ये देखने में प्लूरल है, वर्ब अपने साथ सिंगुलर ले रहे हैं, जैसे कि हमने सिंगुलर वर्ब लिखी। अब ये वर्ड्स अपने साथ एस नहीं लेते हैं, जैसे पुलिस का कोई प्लूरल नहीं होता, पुलिस इटसेल्फ प्लूरल होता है। जेंट्री, जेंट्री का मीनिंग होता है बेटा नोबल क्लास ऑफ द सोसाइटी, जिन लोगों का रेपुटेशन हाई होता है, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, वो जेंट्री क्लास में आते हैं बेसिकली, राइट। नोबल क्लास ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड जेंट्री। तो इनकी अपने आप में ही प्लूरल सेंस होती है, ये देखने में सिंगुलर लगते हैं बट इनके साथ वर्ब हमेशा आपको ही प्लूरल ही लगानी है। जैसे बोला पुलिस आर शाउटिंग स्लोगन्स, ठीक है, पुलिस आर शाउटिंग स्लोगन्स मतलब पुलिस वालों की कोई डिमांड होगी तो नारे लगा रहे हैं। आर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट बोला कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये जो तीन एग्जांपल है यहाँ पे, राइट, ये तीनों ही एग्जांपल में आप देख सकते हो, कैटल्स नहीं कर सकते हो आप। अब चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, तो कभी चिल्ड्रंस तो नहीं करेंगे हम, चिल्ड्रन इटसेल्फ प्लूरल होता है। तो इनकी प्लूरल सेंस होती है, इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगाते हैं। अब जैसे कि ये दो एग्जांपल हमारे सामने लिखे हैं और हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे भरने के लिए, इज आएगा, एम आएगा, या फिर इसमें इन दोनों वाक्यों में आर आएगा। आपको बताना है इज एम आर में से क्या भरोगे। अब नॉर्मली पहला जो स्टेटमेंट है इसमें तो बच्चों को 1% भी दिक्कत नहीं होती, सर पीपल आर होगा, राइट। लेकिन सेकंड सेंटेंस में बच्चे सोचते हैं कि पुलिस इज होगा। अब देखो बेटा यहाँ पे पीपल भी कलेक्टिव नाउन है, पुलिस भी कलेक्टिव नाउन है। अगर पीपल के साथ आर आ रहा है तो पुलिस के साथ कभी भी इज नहीं आता, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अभी आप पीछे भी देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक सेंटेंस किया था, कहाँ था वो, पुलिस आर, तो हमने यहाँ आर लिखा, देखो इज नहीं आया यहाँ पे, राइट। पुलिस के साथ भी स्टूडेंट्स आपको आप ध्यान रखना है आर ही लिखा जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बोल दो, ऐसे बोल दो पुलिस मैन, जब आप पुलिस वर्ड के साथ मैन लिख देते हो, अगर आप मैन लगा देते हो तो फिर आपने इसको सिंगुलर बना दिया। तो पुलिस मैन के साथ फिर आर नहीं आएगा, उसके साथ फिर हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। सो पीपल आर गोइंग टू सी द फेयर, पुलिस आर गोइंग देयर,
राइट। पुलिस आर गोइंग देयर होता है, पुलिस इज कभी नहीं होता। इट्स नॉट ऑल अबाउट स्पोकन इंग्लिश, इट्स ऑल अबाउट योर ग्रामेटिकल नॉलेज। और ये पुलिस वाला क्वेश्चन पेपर में पहले पूछा जा चुका है। पुलिस मैन होगा तो फिर इज करना है, राइट। टू द नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। बुरा सीनरी, मशीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, लगेज, वेकेशन, पुअर एक्सेट्रा रिमेन सेम इन प्लूरल एज वेल। इन नाउन्स की कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। सीनरी का प्लूरल कभी सीनरीज नहीं होगा, पोइट्रीज नहीं होता, मशीनरीज नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं होता, लगेजेस नहीं होता। ये हमेशा सेम ही रहते हैं प्लूरल फॉर्म में। और इनके साथ एग्जाम्पल में ध्यान रखना है कि वर्ब का भी ध्यान रखा करो। जैसे बोल रहे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, तो इज ही आएगा बेटा, यहाँ पे आर आप नहीं कर सकते, ठीक है। वर्ब का ध्यान रखना, वर्ब इसके साथ लिखी जाती है सिंगुलर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 6 पॉइंट आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर भी। बोला इफ अ preposition कम्स आफ्टर अ नाउन एंड देन द सेम नाउन इज रिपीटेड, द नाउन शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, राइट। बोला जब भी दो नाउन को, जैसे आप पहले वाक्य में देख सकते हो शिप आ रहा है, ठीक है, शिप यहाँ पे एक नाउन है, फिर यहाँ पे preposition आ गई, जैसे कि इस रूल में बोल रहा है कि अगर preposition आ जाती है आफ्टर अ नाउन, नाउन के बाद, राइट, और फिर रिपीट होता है नाउन, सेम नाउन रिपीट हो जाता है, द शिप आफ्टर शिप, राइट, तो फिर उसको कभी बुरा द नाउन शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। शिप्स नहीं करेंगे आप यहाँ पे, शिप्स नहीं बोलोगे आप यहाँ पे, ये बोलना चाह रहे हैं। जैसे डोर टू डोर होता है, सेकंड सेंटेंस है, लेकिन आपको यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में रो का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। रो के कॉन्सेप्ट में कभी भी आफ्टर प्रपोजिशन नहीं लगाते। रो में देखो क्या लिख रहा है, अपॉन लिख रहा है, मतलब ये सारे ही वाक्य सही है, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। रो का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो रो आपको पता है कतार को बोलते हैं, ठीक है, तो लाइन को बोलते हैं रो, ठीक है, तो रो अपॉन रो होता है, रो आफ्टर रो कभी भी नहीं होता। टाउन, जैसे मान लो कोई बाढ़ आ गई, तूफान आ गया और आप बोलते हो शहर के शहर तबाह हो गए यार, राइट, तो आप कैसे बोलोगे, टाउन आफ्टर टाउन। आपको एरर देना हो तो कैसे देगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, राइट। और वर्ब का भी ध्यान रखना है इस रूल के साथ। देखो यहाँ पे क्या लगा रहा है, वॉज लगा रहा है, राइट, यहाँ पे देखो ऊपर क्या लगा रहा है, लुक्स लगा रहा है, सिंगुलर लगा रहा है वर्ब मींस, ठीक है, और फर्स्ट में क्या लगा रहा है, इज लगा रहा है। इस रूल के साथ हमेशा ही वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। आप बोलोगे टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड। डिवेस्टेटेड का मीनिंग भी डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होती है। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवेस्टेटेड मीन्स डिस्ट्रॉयड ही है इसका मीनिंग भी, राइट। कम टू द पॉइंट नंबर 7। 7th पॉइंट पे भी क्वेश्चन बनता है, मैंने दो एरर भी रखे हैं इसके। बोला पेयर डिनोटिंग नाउन्स टेक एस विद देम, राइट। जो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं स्टूडेंट जो हमेशा जोड़े को बताएगा, पेयर को बताएगा। जैसे स्पेक्टिकल्स होता है, राइट, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे को बोलते हैं, गॉगल्स बोलते हैं हम। स्पेक्टिकल्स के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फिर सीजर्स, कैंची, कैंची के कितने पार्ट होते हैं, दो ही पार्ट होते हैं। जीन्स के दो पार्ट होते हैं, सॉक्स दो ही होते हैं, शूज दो, ये सारे पेयर वाले वर्ड्स हैं। बाइनाकुलर्स के दो पार्ट होते हैं, ट्राउजर्स पायजामा होता है। टोंग्स मीन्स बेटा चिमटे को बोलते हैं, टोंग्स मीन्स चिमटा होता है। और पिंसर्स बर्तन को उठाने का एक टूल होता है, ठीक है, बर्तन को उठाने का एक टूल होता है, उसको बोलते हैं बेसिकली पिंसर्स, राइट। तो टोंग्स मीन्स चिमटा होता है, ठीक है जी। तो बोल रहा है दो एग्जाम्पल इस रूल के साथ, जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ज्यादातर इसके साथ वर्ब का कॉन्सेप्ट आता है कि ये रूल अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है या प्लूरल वर्ब लेता है। तो आपको मैं इन दो एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दूंगा। पहले सेंटेंस में बोल रहा है अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूं, ये जो ऑफ है ये यहाँ पे एक प्रेपोजिशन, राइट। और प्रेपोजिशन जब आती है स्टूडेंट तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। स्पेक्टिकल्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, राइट। इसका जो मेन सब्जेक्ट है, प्रेपो से पहले हमेशा ही सब्जेक्ट लिखे जाते हैं। सो अ पेयर ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक जोड़ा है, अ पेयर सिंगुलर है, तो फिर वर्ब लिखी जाएगी हैज बीन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन एरर का नहीं है, यहाँ पे वर्ब हमने लिखनी है हैज बीन, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अ पेयर है, एक जोड़ा है, सिंगुलर बनेगा, तो फिर हैज बीन आएगा। सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हो, बोल रहा है डायरेक्ट बोल रहा है यू कैन बाय द सीजर्स। अब सीजर्स को पेयर में यूज नहीं कर रहा है। जब सीजर्स को, स्पेक्टिकल्स को, जीन्स को, सॉक्स को आप पेयर के साथ यूज नहीं करोगे तो फिर वर्ब लगाओगे आप आर, तब प्लूरल आता है, राइट। तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जैसे मैं आपको बोलता हूं योर सॉक्स आर डर्टी, राइट। अब मैंने डायरेक्ट सॉक्स को वैसे यूज कर लिया, विदाउट पेयर यूज किया है, योर सॉक्स आर डर्टी। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूं अ पेयर ऑफ सॉक्स, तो फिर हो जाएगा इज डर्टी। सो इन केस ऑफ पेयर दीज नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब इनको आप पेयर के साथ यूज करोगे देन यू पीपल हैव टू यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज सेपरेटली यूज करोगे, पेयर के साथ नहीं यूज करोगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में यूज कर रहा है, तो फिर हमें लगानी है प्लूरल वर्ब आर। I hope you people are getting my this getting these points basically, right? Come to the next part.
आज का जो मेन हमारा एट्रीब्यूट है 7 रूल्स के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नाउन्स एंड केसेस। केसेस का हिंदी में मीनिंग होता है कारक। कारक मतलब नाउन सेंटेंस में कैसे कैसे आता है। तो यू पीपल मस्ट नो दैट हाउ मेनी केसेस ऑफ नाउन्स आर देयर। ठीक है, तो एक नाउन के जो है 4 केसेस होते हैं, 4 केसेस होते हैं, 4 तरह से 4 कारक है नाउन के। वैसे तो 8 हैं बट 4 ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 2-3 इसके कारक हैं उनका उनकी जगह प्रेपोजिशंस ने ले ली है। ठीक है, वैसे अगर आप हिंदी का ग्रामर या संस्कृत का ग्रामर चेक करोगे तो उसमें आपको 8 केसेस मिलेंगे, नाउन के 8 कारक बताए होते हैं उसमें। लेकिन इंग्लिश में 4 केसेस को ही पढ़ाया जाता है, 4 केसेस का जो जगह है वो प्रेपोजिशंस पढ़ाई जाती हैं उसकी जगह। तो पहला जो केस है स्टूडेंट, तो उसका नाम है नॉमिनेटिव बोल सकते हो या आप इसको सब्जेक्टिव बोल सकते हो। सब्जेक्टिव सभी बच्चों ने सुना होता है, नॉमिनेटिव का थोड़ा ध्यान रखें। सब्जेक्टिव बोल लीजिए, नॉमिनेटिव बोल लीजिए, इक्वल थिंग, बोथ आर सेम थिंग्स, राइट। बोले व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, आपको पता है सब्जेक्टिव केस कहां आता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां आता है बेटा, सबसे पहले आता है। उसके बाद क्या आती है, वर्ब आती है, और एंड में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, राइट। फ्रॉम बिगनिंग से बच्चा इस रूल को पढ़ता है, राइट, कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, राइट। बोला व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, जब आप नाउन को सब्जेक्ट बना के लिखते हो तो उसको ग्रामर में नाम दिया गया है नॉमिनेटिव केस का, मतलब उसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसे कि आप इन एग्जांपल से समझ सकते हो, बोला मोहन डिड द वर्क। अब मोहन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, काम किसने किया, मोहन ने, तो मोहन यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, आप इसको सब्जेक्टिव भी बोल सकते हो। सेकंड सेंटेंस में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब आप नाउन को एज ए शुरुआत में लिखते हो, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, तो फिर वहां पे वो नॉमिनेटिव केस का काम करता है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। बोला व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव बोल लीजिए, चाहे आप इसको एक दूसरा नाम भी होता है इसका, एक्यूजेटिव भी बोल सकते हो आप इसको, राइट। बोला जब नाउन को आप एज ए ऑब्जेक्ट बना के लिखते हो सेंटेंस में, तो फिर उसको ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है या एक्यूजेटिव बोला जाता है। जैसे आप बोल रहे हो आई हेल्प्ड, अब वर्ब के बाद क्या आता है बेटा, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। हमेशा नहीं बोल सकते, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। ठीक है, तो आपने किसकी हेल्प करी, रीटा की, किसमें हेल्प करी, उसके काम में। तो यू हेल्प्ड होम डिड यू हेल्प, होम का रिप्लाई जब हमें मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, और हेल्प के बाद यहाँ पे रीटा हमारा क्या आ गया, इसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो रीटा यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, राइट, और ये हमारा नाउन या ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। कम टू द नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोजेसिव केस। इसका दूसरा नाम एक और भी होता है बेटा, कभी कंफ्यूज मत होना कि हमें तो पोजेसिव केस ही पढ़ाया, हमें तो कभी जेनेटिव केस पढ़ाया है नहीं सर ने, राइट। तो जो पोजेसिव होता है उसी को ही आप ये भी बोल सकते हो जेनेटिव, इक्वल थिंग है, दोनों सेम बातें हैं, इसमें कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं है। पोजेसिव बोल लीजिए, चाहे आप इसको जेनेटिव बोल लीजिए, पोजेसिव का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। पोजेसिव का मीनिंग होता है ऑनरशिप, हक जताना, कब्जा, अधिकार बोल सकते हैं, राइट। बोले व्हेन अ नाउन डिनोट्स ऑनरशिप, देखो लिखा हुआ आगे, ऑनरशिप, पोजेशन, तो इट इज सेड टू बी इन पोजेसिव केस। जब हम हक जताते हैं, जैसे आपने बोला ये रोहित की किताब है, तो कैसे बोलोगे, दिस इज रोहित्स बुक। ये राम का अमरेला है, दिस इज राम्स अमरेला, राइट। तो आप इस बुक नाउन के ऊपर पोजेशन शो करने के लिए जब हम बात करते हैं तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस को लगाया जाता है, राइट। तो ये था हमारा थर्ड केस। चौथा जो केस होता है स्टूडेंट्स, दैट इज वोकेटिव। वोकेटिव केस का भी आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं बेसिकली जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं, किसी को आप आवाज लगाते हो, किसी को आप अपने फ्रेंड को आवाज लगाते हो, राइट, संबोधित करते हो, तो उसको बोलते हैं वोकेटिव केस। बोला व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस और नेम अ पर्सन और अ थिंग, इट इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस। संबोधन बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स हिंदी में। जैसे देखो आपने बोला रीमा, फिर आपने यहाँ कॉमा लगा दिया, पंक्चुएशन का यूज कर रहे हैं, डू द वर्क, तो आप यहाँ ऐसे नहीं बोलोगे रीमा डज द वर्क। अगर आप डायरेक्ट बोलोगे रीमा डज द वर्क तो फिर रीमा नॉमिनेटिव केस बन जाएगा, सब्जेक्टिव। लेकिन आप इस सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगा रहे हो, पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन का यूज कर रहे हो, तो आपने उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, वहां पे आपने पुकारा, अपने फ्रेंड को आवाज दी राहुल, फिर थोड़ा सा पॉज दिया आपने। पंक्चुएशन कॉमा क्या करता है, बेसिकली पॉज देता है, रुकते हैं हम वहां पे। हेल्प मी, तो आप हेल्प्स मी नहीं बोलोगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे इन सारे सेंटेंसेस में देखिए, कम हेयर रोहन, रीमा वेट फॉर मी, राइट। तो जब हम ऐसे किसी को संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, एड्रेस करते हैं नेम को या किसी चीज को, तो फिर दैट इज कॉल्ड वोकेटिव। वो नाउन का एक डिफरेंट रूप होता है स्टूडेंट्स, वो नॉमिनेटिव केस नहीं होता है, दैट इज वोकेटिव केस ऑफ नाउन, राइट। कम टू द नेक्स्ट।
आज के सेशन में हमने पोजेसिव केस में जो मैंने आपको बताया, तो एपोस्ट्रोफी एस जो कॉमा डाल के हम ये लगाते हैं, इसकी यूजेस सीखने, ये कहाँ कहाँ लगता है। तो बोले सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफे, राइट। इसको एपोस्ट्रोफे बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट बता रहा है यहाँ पे, बोला एन एपोस्ट्रोफे इज ऑलवेज यूज्ड विद पॉजेसिव केस टू डिनोट ऑनरशिप। भाई आप जब ऐसे बोलोगे राम्स बुक, तो आप क्या बता रहे हो कि ये किताब किसकी है, राम की है। घरों के बाहर देखा होगा आपने, कोठियों के बाहर लिखा होता है गुप्ताज हाउस, शर्माज फैमिली, राइट। तो वहां पे वो पोजेशन होता है उस हाउस के ऊपर कि ये गुप्ता जी का घर है, ये शर्मा फैमिली का घर है, राइट। तो पोजेशन शो करने के लिए, ऑनरशिप व्यक्त करने के लिए हमें लगाना पड़ता है अपोस्ट्रोफियस, ये कॉमा डाल के। तो जनरल रूल ये बोलता है कि जब हम लिविंग बींग्स की बात करते हैं तो हम इसको लिखते हैं अपोस्ट्रोफियस को, और जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो हम वहां पे अपोस्ट्रोफियस वहां पे भी लगा देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम किसी यूनिक चीज की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये सारे यूनिक चीजें हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग में आप लिख नहीं सकते, लग जाता है। द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। ये ठीक है, शेक्सपियर्स ड्रामाज आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि ये यूनिक थिंग्स है, यूनिक थिंग्स में लग जाता है। द अर्थ ग्रेविटी या द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, बोथ आर करेक्ट, राइट, ये दोनों करेक्ट है। तो यही बोल रहा है कि ये जो अपोस्ट्रोफियस होता है और ये जो कॉमा होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में, यूनिक चीजों में हम लगा सकते हैं। जब हम यूनिक बात करते हैं तो वहां पे आप इसको लिख सकते हो। आगे बोल रहा है राहुल्स अंकल्स फ्रेंड, राइट, फ्रेंड ऑफ राहुल्स अंकल, राहुल्स एंड रोहन्स बुक्स, ठीक है। तो राहुल्स एंड रोहन्स बुक्स, ये सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है एग्जाम्पल के तौर पे। व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द नाउन। जब नाउन सिंगुलर होता है, जैसे देखो बॉय है, अब बॉय का प्लूरल क्या होगा, आप बोलोगे बॉय का प्लूरल क्या होगा स्टूडेंट्स, बॉयज होता है। तो होता क्या है कि हम उसको प्लूरल करने के लिए उसमें एपोस्ट्रोफेस लगा देते हैं, कॉमा डाल के एस लगाना पड़ता है टू द नाउन। द बॉयज बैग वाज मिसिंग, द बॉयज बैग वाज मिसिंग। द एम्प्लॉइज सैलरी, राइट, फिर द एम्प्लॉइज सैलरी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो होता ये है कि जब आप किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल किया आपने बॉयज, तो जो कॉमा होता है ना वो यहां लगता है, ऊपर लगाना होता है वो, ठीक है। मतलब जो एपोस्ट्रोफेस होता है वो हम ऊपर लगाते हैं, एस के ऊपर लगाते हैं। तो द एम्प्लॉय सैलरी ये वाला गलत है और द एम्प्लॉय सैलरी ये वाला सही है, ठीक है। अब इसका अगर आपने करना है बॉयज, ये भी गलत है, तो आपको करना पड़ेगा द बॉयज इज, इसका फिर ऐसे बोलते हैं, ऐसे बनेगा ये प्लूरल, ठीक है। तो आपको एपोस्ट्रोफी एस एस के बाद लगाना है, कॉमे को पहले नहीं लगाते, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ एडिंग एस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एस के ऊपर लगाते हैं। फिर चलिए आगे बोल रहे हैं, some parts of the sentences contain grammatical error, find out the part which is an error and mark that part. If the sentence contains no errors then mark E as your answers, right। तो ये कुछ sentences हैं, इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया इस सेशन में अभी तक जो हमने करा, उसी के ऊपर हैं ये क्वेश्चंस। बोला for her sake as well as for Mohan I hoped fervently that she might get a job, राइट। कुछ जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, कुछ इसके, ये तो जनरल केस आज मैंने बता दिया, 4 केसेस होते हैं इसके, लेकिन इसका जो ये तीसरा केस है ना, जो मैंने आपको बताया पॉजेसिव, कि जितने भी एक्सेप्शनल केसेस होंगे वो रहेंगे हमारे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में मैं नाउन के पॉजेसिव केस के जितने भी एक्सेप्शंस रहेंगी, कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां पे नॉन लिविंग थिंग्स में लग जाता है, टाइम डिनोटिंग नाउन्स के साथ लग जाता है, ठीक है, वेट डिनोटिंग नाउन्स के साथ लग जाता है, वो हम करेंगे पार्ट 3 में कवर, राइट। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। जैसे कि पहला सवाल बोल रहा है, कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है फॉर हर सेक, कोई लड़की है मतलब उसके खातिर, एज वेल एज फॉर, आगे बोल रहा है एज वेल एज फॉर मोहन, या तो मोहन के खातिर। आगे बोल रहा है मेरी ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है। फर्वेंटली का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग डिजायर। फर्वेंटली मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर दैट शी माइट गेट अ जॉब, ठीक है। टेंस की कोई एरर नहीं है, होप आ रहा है तभी माइट आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है फॉर हर सेक, उसके खातिर, एज वेल एज फॉर मोहन, या तो मोहन के खातिर। अब ये जो कॉमा लगाते हैं ना, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, ये जो कॉमा करके हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, इसका हिंदी में मीनिंग होता है बेटा का, के, की। तो आप ये बोल रहे कि फॉर हर सेक, उसके खातिर, या तो मोहन के खातिर, लेकिन यहाँ पे बी पार्ट में इसने लगाया नहीं है अपोस्ट्रोफियस, ये एरर है इसमें, तो इसका बी पार्ट गलत बनेगा, फॉर मोहन्स। तो फिर जो थर्ड पर्सन बोल रहा है वो अपने लिए आई यूज कर रहा है आगे, बोला मेरी ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है, आई होप्ड फर्वेंटली दैट शी माइट गेट अ जॉब,
दैट शी माइट गेट अ जॉब, ऐसे बनेगा, राइट। तो आंसर बनेगा इसका बी पार्ट। चलिए सेकंड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूरा इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो वन ऑफ होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नाउन का ध्यान रखना, इसको वन ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब भी कभी सेंटेंस में आपके वन ऑफ आ जाता है, राइट, तो वन ऑफ आने से आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि वन ऑफ होता है कोई एक, वन ऑफ तो एक की बात कर रहा है ना, तो एक किस में से होगा, बहुतों में से एक होगा ना, तो नाउन इसके साथ हमेशा ही, जो नाउन होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा आगे प्लूरल लिखा जाता है। वन ऑफ के साथ ऑलवेज यू पीपल हैव टू राइट प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन लिखा जाता है, और वर्ब इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर लिखी जाती है। दो फंडे जुड़े हैं वन ऑफ के साथ, ध्यान रखना, जब कभी स्टेटमेंट में वन ऑफ आता है, सो नाउन यू हैव टू ऑलवेज यूज प्लूरल। इन इनफॉर्मल इंग्लिश, नॉर्मली जो भाषा है उसमें लोग ऐसे बोल देते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड बोल देते हैं हम, चलता है, लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, क्योंकि आप अपने सारे फ्रेंड्स में से किसी एक की बात कर रहे हो, तो आपको बोलना चाहिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू इंस्पायर मी। ठीक है, आप बोलते हो मेरे जो टीचर्स थे उसमें एक ऐसे टीचर थे जो मुझे बड़ा मोटिवेट करते थे, तो आप कैसे बोलोगे, वन ऑफ माई टीचर बोलोगे या वन ऑफ माई टीचर्स, टीचर्स नाउन प्लूरल जाएगा, आउट ऑफ मेनी टीचर्स आप किसी एक की बात कर रहे हो, सो वन ऑफ माई टीचर्स यूज टू इंस्पायर मी, यूज टू मोटिवेट मी, राइट। तो जब यहाँ वन ऑफ आ गया तो आप आगे क्या करोगे, आगे क्या हो जाएगा बेटा, ए पार्ट ऐसे है, फिर बी पार्ट है, सी पार्ट में क्या होना चाहिए, कंट्रीज। बोल रहा है कि वर्ल्ड में जो कंट्रीज है, अरे पूरे विश्व में तो कोई एक भारत ही नहीं है ना, कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, तो वर्ल्ड में जो कंट्रीज है, ये नाउन प्लूरल लेके जाना पड़ेगा आपको, वर्ल्ड में जो कंट्रीज है उसमें भारत एक फिल्म प्रोड्यूसिंग देश है, ये बोल रहे हो आप। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। The hall is full, there is no place for anyone else, right, the hall is full, there is no place for anyone else। अब सपोज ये स्टेडियम है, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब जो ग्राउंड होता है, जो स्टेडियम होता है, उसमें इतना इतना ही पार्ट होता है जहां पे हम खेलते हैं, मतलब जहां पे टीमें खेलती है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इंडिया श्रीलंका का जो क्रिकेट मैच है, स्टेडियम में आपको पता है जो अंदर वाला हिस्सा है, इतना पार्ट होता है जो यूज करने वाला होता है, कुछ तो बाहर बाउंड्री भी लगी होती है ना, लगाई होती है, बाउंड्रीज लगी होती हैं। अब होता क्या है कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसके लिए कभी हम प्लेस नहीं यूज करते, ये ध्यान रखना। जो मतलब अंदर वाला जो यूज होने वाली चीज है उसके लिए हम यूज करते हैं या तो रूम, या तो हम रूम वर्ड यूज करते हैं, या तो आप यहाँ स्पेस यूज कर सकते हो। ये बेसिकली जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये है प्लेस, प्लेस ये है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो रूम है, इसका जो फर्श है, छत है, रूफ है, ये प्लेस है, स्थान है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो यूज करने वाली जगह होती है उसको हम रूम बोलते हैं। सपोज आप चेयर, ये चेयर है मान लो एक, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे भी कोई पर्सन बैठा हुआ है, और दो बंदे यहाँ बैठे हुए, लेकिन यहाँ जगह थोड़ी सी है, तो आप आए तो आप बोलते हो प्लीज मेक सम रूम फॉर मी, प्लीज मेक सम रूम फॉर मी। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन आया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में। तो आप यहाँ पे ऐसे बोलोगे प्लीज मेक सम स्पेस फॉर मी, या प्लीज मेक सम रूम फॉर मी, राइट। तो रूम लगता है बेटा, यहाँ पे कभी भी प्लेस नहीं लिखना, प्लेस वर्ड गलत होता है, तो आप बोलोगे देर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट फॉर यू, या आप किसी को बोलो कि इस कंपार्टमेंट में आपके लिए कोई जगह नहीं है, सो देर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट फॉर यू। तो रूम बेसिकली स्पेस के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे आप कमेंट्री में सुनते होंगे दैट द बैट्समैन गॉट सम रूम एंड ही हिट अमेजिंग सिक्स, राइट। तो ऐसे बोलते हैं कि उसको थोड़ा सा स्पेस मिला, रूम मिला, और उसने सिक्स लगा दिया। फोर्थ पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको फर्स्ट सेशन में पढ़ाई थी ये बात, जो पार्ट 1 हुआ था उसमें करवाया हुआ है क्वेश्चन मैंने। आई एम गिवन सो मेनी वर्क्स टू डू एट द सेम टाइम। पहली बात, वर्क्स अनकाउंटेबल है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स की कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, राइट। अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल नहीं होते हैं। फायर का प्लूरल फायर्स थोड़ी करोगे, मिल्क का प्लूरल मिल्क्स थोड़ी करोगे, वाटर का प्लूरल वाटर्स थोड़ी करोगे, राइट। तो सो मेनी यहाँ पे होना चाहिए। पहली बात, इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल है, और मैनी इसके साथ कभी नहीं लगेगा। क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे, मच। सो आई एम गिवन so much work to do at the same time would be the right answer. Come to the question number 5. She is not leaving Meerut tomorrow as order for her transfers have been cancelled. So she is not leaving Meerut tomorrow as orders for her transfers have been cancelled. राइट। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम बनेगा, कई बच्चे यहाँ पे सोचते हैं सर हैज बीन आ जाएगा, कई सोचते हैं यहाँ पे ट्रांसफर आ जाएगा, लेकिन बेटा यहाँ पे एरर तो बनेगा हमारा बेसिकली ए बी, ये बनेगा सी पार्ट में। अब सी पार्ट में क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर लिख रहा है ये गलत है बेसिकली, तो यहाँ पे होना चाहिए था ऑर्डर्स,
नाउन फॉर्म में ऑर्डर्स होता है, ऑर्डर नहीं होता। बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑर्डर्स करें यहाँ पे। शी इज नॉट लिविंग मेरठ टुमारो एज ऑर्डर्स फॉर अ ट्रांसफर्स हैव बीन कैंसल्ड। टू द पॉइंट नंबर 6, सुपरफ्लूअस का क्वेश्चन है, पढ़ाया था आपको लास्ट सेशन में, पार्ट 1 में बताया था कुछ सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस होते हैं। बोला आई वुड लाइक यू टू मीट माय कजन ब्रदर हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्टेट्स। कई बच्चे यहाँ पे स्टेट्स का भी एरर सोचने लगते हैं, लेकिन बेटा ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रेफर किया जा रहा है, स्टेट्स मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को बोला जा रहा है। सो आई वुड लाइक यू टू मीट माई कजन ब्रदर। तो आपको मैंने बताया था कि कजन जब हम बोलते हैं तो कभी भी उसके साथ क्या नहीं लिखते, ब्रदर और सिस्टर नहीं लिखते हैं। ये सुपरफ्लूअस होता है, सुपरफ्लूअस का मीनिंग होता है नॉट नीडेड, जिस चीज की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी। तो रिपीट कर रहा है, कजन के अंदर ही ब्रदर सिस्टर होता है, तो उसके साथ हम ब्रदर सिस्टर कभी नहीं बोलते। 7th क्वेश्चन भी आपको रिपीटेड है, what is the foremost criterion of selection we adopted were the number of years of training a dancer had received under a particular guru। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट फर्स्ट पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि जो क्राइटेरियन होता है वो होता है हमारा सिंगुलर नाउन, राइट। और इससे पहले लिख रहा है द फॉरमोस्ट। अब द फॉरमोस्ट हमारा सबसे पहले की बात कर रहा है, मतलब वो एक की ही बात कर रहा है, एक की ही बात कर रहा है, तभी तो नाउन क्या दे रहा है, सिंगुलर दे रहा है। सिंगुलर नाउन दे रहा है, द फॉरमोस्ट के अकॉर्डिंग आएगा क्राइटेरियन ही, क्राइटेरिया आ नहीं सकता क्योंकि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिंगुलर होता है, राइट। तो फिर एरर बनेगी हमारे यहाँ पे बी पार्ट में, ये जो वर लिख रखा है इसकी जगह आएगा बेटा यहाँ पे वॉज, क्योंकि जब आप नाउन सिंगुलर लिख रहे हो तो आप वर्ब प्लूरल थोड़ी लिख सकते। आप क्राइटेरियन सिंगुलर नाउन के साथ वॉज लिखोगे, क्राइटेरिया होता तो फिर वर आता, लेकिन क्राइटेरिया यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि उसका रीजन है कि द फॉरमोस्ट दे रहा है साथ में। द फॉरमोस्ट मतलब सबसे पहले की बात कर रहा है, सबसे पहले की बात कर रहा है तो मतलब एक की ही बात कर रहा है, तो फिर नाउन सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर लिखी जाएगी। सो एरर बनेगा हमारा बी पार्ट में। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, a large scale exchange of nuclear weapons will produce unprecedented का मतलब होता है large, unprecedented amount of radiation that can penetrate into the biological tissue। अब इस वाक्य में स्टूडेंट्स कोई भी एरर नहीं है, क्यों मैं आपको बता देता हूं। बोल रहा है लार्ज स्केल, अब इससे पता लग गया कि ये प्लूरल में बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियर वेपन से होगा, वेपन तो हो नहीं सकता, एक हथियार की एक्सचेंज तो नहीं कर रहे हैं, और लार्ज स्केल की बात कर रहा है तो वेपन हथियारों का एक्सचेंज किया उन्होंने। बोला उससे क्या होगा, विल प्रोड्यूस अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट। अब आप सोचोगे यार सर रेडिएशन होना चाहिए, वैसे तो हो सकता है लेकिन अमाउंट दे रहा है तो ये भी इटसेल्फ प्लूरल है। फिर पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर घुसना, टू एंटर इनटू समथिंग, और टिश्यू का प्लूरल होता नहीं है, टिश्यू का प्लूरल टिश्यू ही रहता है, तो यहाँ पे नो एरर बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, आई शेल नॉट go to party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow, right। तो यहाँ पे हमारा एरर बनेगा ए बी, बी पार्ट गलत बनेगा स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे many works लिख रहा है, फिर से वही बात है, वर्क्स का कोई प्लूरल नहीं होगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें इंस्टेड ऑफ many क्या आ जाएगा जी, मच आ जाएगा, मच वर्क हो जाएगा, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। ये कंफ्यूजिंग नाउन के क्वेश्चन है ये बेसिकली। जैसे आपको बताया था मैंने कि गुड, गुड का प्लूरल क्या होता है बेटा, गुड्स होता है। सभी जानते हैं गुड और गुड्स का डिफरेंस भी जानते हैं बच्चे, इतना नॉलेज सभी को होता है कि गुड मीन्स तो अच्छा होता है, गुड इज अ क्वालिटी, जबकि गुड्स क्या होता है बेटा, गुड्स होता है हमारा थिंग्स, कॉमोडिटीज, जो हम मार्केट में चीजों को खरीदते हैं वो गुड्स होता है। तो उसी तरह एक वर्ड होता है कंटेंट। अब कंटेंट का मीनिंग क्या होता है, कंटेंट का मीनिंग होता है बेसिकली पीस, सेटिस्फेक्शन होता है, शांति को बोलते हैं कंटेंट। और कंटेंट्स का मतलब होता है जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको बोलते हैं कंटेंट्स, राइट। तो यहाँ पे जो एरर बनेगा वो बनेगा हमारा सी पार्ट में, यहाँ पे कंटेंट की जगह पे होना चाहिए, इट शुड बी कंटेंट्स। आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कंटेंट। कम टू द पॉइंट नंबर 11। अब 11th का जो कॉन्सेप्ट है आपको बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जैसे शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट, राइट। तो आपको बता दिया मैंने शीप का प्लूरल तो होता नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा शीप ही रहेगा। शीप, शीप है, फिश है, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, बोला चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, राइट। तो यहाँ पे मिसचीफ्स लिख रहा है, और मिसचीफ इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, और मिसचीफ का कोई भी प्लूरल यहाँ पे नहीं होगा, तो एरर बनेगी हमारी बी पार्ट में। मिसचीफ का कोई प्लूरल नहीं होगा, मिसचीफ ही होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव देयर प्लूरल फॉर्म।
टू द क्वेश्चन नंबर 13। अब हर जगह आप सोचोगे मैंने रूल ही लगाना है बेटा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है इंग्लिश में। हर जगह रूल तो नहीं लगेंगे, और आप हर जगह रूल ही याद करके नहीं इंग्लिश को टक्कल करोगे। कुछ ऐसी बातें होती है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि ये सेंटेंस। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, अगर आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे, तो ऐसे वाक्यों में आप इजिली एरर क्लिक कर जाओगे, राइट। मैंने ऐसे बच्चे भी पढ़ाए अपनी लाइफ में जिनको ग्रामर का कोई ज्यादा नॉलेज नहीं होता, हल्का फुल्का नॉलेज रखते हैं वो, बट उनकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। ठीक है, तो जब आप ऐसे बोल रहे यू आर अमंग दोज मैन, तो क्या आप दोज के साथ कभी बॉय लिखोगे? क्या कभी आप ऐसे बोलोगे दोज बॉय? दोज तो प्लूरल है, किसका? दीज का, है ना। दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। दिस का प्लूरल दैट, दीज का प्लूरल दोज, राइट। तो दिस का प्लूरल सॉरी दीज, और दैट का प्लूरल दोज होता है। तो जब आपने प्लूरल दोज लिखा तो आप उसके साथ बॉयज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ दोज आ रहा है तो मैन लिखोगे, दोज के साथ क्या लिखना पड़ेगा हमें? यहाँ मेन। यू आर अमंग दोज मेन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क, ऐसे बनेगा। यू आर अमंग दोज मेन, मेन आएगा ना, क्योंकि दोज के साथ तो आप मैन नहीं लिख सकते, मेन आएगा। तुम उन आदमियों में से हो, ठीक है, हु अर्न नेम एंड फेम, जिनको नाम और शोहरत मिली है, जिन्होंने कमाई है, नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। बाय चांस नहीं मिल गई उनको, नेम एंड फेम बाय चांस नहीं जिनको मिला है, ठीक है। तो तुम किसी की प्रेज सेंस में बोल रहे हो। 14 बोल रहा है बेटा, बोल रहा है वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड, राइट। सो वैद्यास यहाँ पे क्या, वैद्या मतलब विद्या मत समझना आपकी किसी लड़की का नाम है। वैद्यास ये कोई प्रजाति को बोल रहा है, किसी जाति को बोल रहा है कि जो वैद्यास थे वो एक दशक से रह रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो क्या हम इस सेंटेंस में वैद्यास का किसी चीज के ऊपर पोजेशन शो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जब पोजेशन नहीं शो कर रहे हैं तो हम यहाँ कॉमे को क्यों लिखेंगे? सीधा होगा डायरेक्ट, द वैद्यास हैव बीन लिविंग। ए पार्ट गलत है इस सेंटेंस में, सही बनेगा द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड। डिकेड होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब एक दशक से वैद्यास यहाँ पे रह रहे हैं। वी आर नॉट शोइंग हियर एनी टाइप ऑफ पोजेशन। जब सेंटेंस में पोजेशन ही नहीं है तो आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस को नहीं लगाओगे। एपोस्ट्रोफी एस हम तब लगाते हैं जैसे हम बोलते हैं राहुल्स कार, ये नाउन है, राइट। यहाँ पे तो वर्ब आ रही है इसके बाद, ठीक है। तो दिस इज राहुल्स कार, तो आप कार के ऊपर अधिकार दिखा रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा एपोस्ट्रोफी एस। यहाँ पे पोजेशन नहीं है तो वैद्यास होगा। चलिए 15वें पे आ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैजंट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। भाई उसको जो है दो समन्स, आप समझते होंगे लीगल नोटिस को बोलते हैं। जैसे कोई गलत काम करता है या कोई लैंड का डिस्प्यूट है तो कई लोग जो है समन्स इशू करवाते हैं फिर पार्टी के खिलाफ, है ना। तो लोगों को घर पे जो है लीगल नोटिस आता है और आपको प्रेजेंट होना पड़ता है कोर्ट में। तो यही बोल रहा है कि टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैजंट नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, लेकिन वो अभी तक अपीयर ही नहीं हुआ कोर्ट के सामने, आया ही नहीं हुआ, राइट। तो होता क्या है कि हम तो सोचेंगे यार ये समन्स तो प्लूरल है, बट ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। इसका ए पार्ट गलत है बेटा, समन्स सिंगुलर होता है और समन्स का जो प्लूरल होता है वो ये होता है SUMMONSES, समन्सिस। समन्सिस इसका प्लूरल होता है, शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है यू कैन चेक दिस पर्टिकुलर वर्ड, अगर आपको डाउट लगता है, लेकिन ये 100% कंफर्म कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, आप जब टू लिखोगे तो आप टू के साथ क्या बोलोगे? टू बॉय बोलोगे, टू बॉयज बोलोगे, ऑब्वियस हम प्लूरल लिखेंगे बॉयज। अब बच्चा तो सोचेगा समन्स शायद प्लूरल ही होता है। अब जिसको पता नहीं है कि समन्स का प्लूरल समन्सिस होता है तो वो यहाँ डिटरमाइन नहीं कर पाएगा बच्चा। तो समन्स का प्लूरल फॉर्म जो है समन्सिस होता है, तो टू बॉयज होता है, वैसे टू समन्सिस करना पड़ेगा। यहाँ पे एरर ए पार्ट में बनेंगे। आगे देखेंगे 16 बोल रहा है स्टूडेंट्स, बोल रहा है एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। एनवी और जेलसी का कॉन्सेप्ट ये है इसका, बेसिकली कंफ्यूज्ड नाउन्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। कुछ कंफ्यूज्ड नाउन्स होते हैं इंग्लिश में, एक एनवी वर्ड होता है और एक आपका जेलसी वर्ड होता है। एनवी का मीनिंग होता है बेसिकली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, नफरत करना। और एनवी बेसिकली ग्रज का सिमिलर होता है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ग्रज। ग्रज सीरीज पे हॉलीवुड मूवीज भी हैं स्टूडेंट्स, राइट। जैसे आप बोलते हो आई हैव इंटरनल ग्रजेस फॉर हिम, कि मतलब उस बंदे के लिए मैं बहुत नफरत रखता हूँ, इंटरनली बहुत खुन्नस रखता हूँ, खार रखता हूँ, ठीक है। तो जेलसी का मतलब कुछ और होता है। एनवी का मतलब ये होता है कि आपका पड़ोसी कार ले आया, राइट, और आप जल रहे हो, ठीक है। थिंग्स विच अदर्स हैव एंड आई हैव एनवी फॉर दैट, दैट इज कॉल्ड एनवी।
जबकि जेलसी का मतलब ये होता है कि फियर टू लूज द थिंग्स विच वी हैव, हमारे पास जो चीजें हैं कहीं मैं उसको खो ना दूं, तो उसको खोने का जो भय होता है, डर होता है, उसको जेलसी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है, उस औरत को एनवी हुई कि जब उसने अपने हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ बात करते हुए देखा, तो उसको तो ये लगा कि कहीं मेरा हस्बैंड जो है मतलब मैं खो ना दूं, राइट। तो यहाँ पे फियर टू लूज द थिंग्स विच वी हैव या पर्सन्स विच वी हैव, जो हमारी लाइफ में उनको इनसिक्योरिटी जब हमें फील होती है, तो यहाँ पे जेलसी आना चाहिए, एनवी नहीं आएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि एनवी और जेलसी का डिफरेंस है, कि एनवी कहाँ लगाना है, जेलसी कहाँ लगाना है, राइट। नेक्स्ट 17 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल, राइट। तो यहाँ पे छोटा सा एक कंपाउंड नाउन्स का कॉन्सेप्ट होता है सिंगुलर प्लूरल बनाने का, ठीक है। कंपाउंड नाउन आपको पता है स्टूडेंट्स, कंपाउंड होता है मिश्रण, और मिश्रण कभी एक चीज का नहीं होता, मिश्रण या तो दो चीजों का होगा या दो से अधिक चीजों का होगा। अब ये जो यहाँ पे लिख रहा है ना, यहाँ पे सिस्टर इन लॉज, ये कंपाउंड नाउन है। वाई कंपाउंड नाउन, क्योंकि तीन वर्ड्स को मिला के बना है, सिस्टर को, इन को और लॉज को, राइट। तो ये तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है कंपाउंड नाउन, इसको इसलिए बोलते हैं। और कंपाउंड नाउन को बनाने का तरीका ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपाउंड नाउन प्लूरल कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जैसे फादर इन लॉ का जब आपने प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाओगे, फादर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का जब प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाओगे, ब्रदर्स इन लॉ, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, फादर यहाँ पे नाउन है लिखा हुआ है, इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, लॉ यहाँ पे अगेन नाउन है, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्शन में बोला है, ये पॉइंट पढ़ लीजिए, इन दिस केस वी ऑलवेज मेक प्राइमरी नाउन प्लूरल, हमेशा पहला नाउन प्लूरल करते हैं, जबकि इस वाक्य में लास्ट वाले को कर रहा है। ऑल इज सिस्टर इन लॉज, गलत है। ए पार्ट में एरर बनेगी बेटा, यहाँ पे लॉज का एस ड्रॉप कर दीजिए और सिस्टर में लगा लीजिए, राइट। ऑल इज सिस्टर्स इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, ध्यान रखना। बट वेन वी शो पोजेशन, जैसे आप बोलते हो कि ये तो मेरे ब्रदर इन लॉ की कार है, तो कैसे बोलोगे आप, ये तो मेरे ब्रदर इन लॉज की कार है, तो फिर आप ऐसे बोलोगे दिस इज माई ब्रदर इन लॉज कार, दिस इज माई फादर इन लॉज कार, क्योंकि अब हम यहाँ पे अधिकार दिखा रहे हैं, इसमें अधिकार नहीं है, इसमें पोजेशन नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस में आपका पोजेशन दिखा रहे हो, हम सीधा बोल रहे हैं कि ऑल इज सिस्टर्स इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। यहाँ पे वी आर नॉट शोइंग इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एनी टाइप ऑफ पोजेशन, बट यहाँ पे हम पोजेशन बता रहे हैं, दिस इज माई फादर इन लॉज कार, ये मेरे फादर इन लॉज की कार है। इन लॉज भी तो बोलते हैं ना, इन लॉज में भी लॉज में ही ऐसा लगता है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, सिंपल प्लूरल करना है तो प्राइमरी नाउन को करना होता है, प्रथम जो स्टार्टिंग वाला नाउन है उसको प्लूरल करना है, जैसे फादर्स इन लॉ कर रहा है, ब्रदर्स इन लॉ कर रहा है। लेकिन अगर आपको पोजेशन शो करना है तो फिर लास्ट में एपोस्ट्रोफ को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बोल रहे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो इडियम लिखा है ना यहाँ पे हैव्स एंड हैव्स नॉट, ये गलत। हैव्स का मीनिंग होता है रिच, रिच पीपल को बोलते हैं जो अमीर लोग होते हैं, और हैव्स नॉट तो होता ही नहीं है, पहली बात इसको गलत लिख रहा है ना, इडियम को भी गलत लिख के कई बार दे देता है एरर में। तो एरर जो पेपर सेटर होते हैं उनकी मर्जी, वो कहां से क्वेश्चन डालेगा। तो हैव्स एंड हैव्स नॉट नहीं होता बेटा, राइट इडियम होता है हैव्स एंड हैव नॉट्स, यहां ऐसे लगेगा, हैव नॉट्स होता है बेसिकली, और हैव नॉट्स का मीनिंग होता है पुअर। हमारा जो समाज है वो दो वर्गों में विभाजित है, अमीरों में और गरीबों में, ये बोल रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, दो दो वर्गों में विभाजित है, हैव्स और हैव नॉट्स में। हैव नॉट्स मतलब पुअर पीपल को बोलते हैं, हैव्स मतलब रिच पीपल को बोलते हैं। 19 नंबर में चल पड़ते हैं। 19 बोल रहे द शीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो शीप्स होता है, ठीक है, ये शीप्स का इसका प्लूरल गलत लिख रहा है, ठीक है। तो इसकी ये कंस्ट्रक्शन है, कॉन्सेप्ट ये बेटा, ठीक है। एक सिंगुलर होता है, एक हमारा प्लूरल होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा काफ, काफ का प्लूरल क्या होता है, काफ्स होता है। काफ होता है गाय का के बछड़े को बोलते हैं। वाइफ का प्लूरल क्या होता है जी, वाइफ्स होता है। नाइफ का प्लूरल क्या होता है जी, नाइफ्स होता है। शीप का प्लूरल क्या होता है जी, शीप्स होता है। और शीप का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, बंडल ऑफ व्हीट, गेहूं का जो बंडल होता है, ठीक है, जो ऐसे बंडल बनता है गेहूं का, उसको शीफ बोलते हैं। तो इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो गलत लिख रहा है, यहाँ पे शीप्स आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट रॉन्ग बनेगा, इंस्टेड ऑफ शीप्स इट शुड बी
इसको करेक्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, शीप्स। ये ऐसे बन जाएगा, राइट, शीप्स बने। तो कॉन्सेप्ट मैंने साथ में रखे होते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, राइट। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा 20, बोले द पुलिस हैव रिसीव्ड two important informations that can help them solve the triple murder case। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, फर्स्ट सेशन में बताया था, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, मिसचीफ है, वर्क है, ये एडवाइस है, ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं। मनी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, फर्स्ट पार्ट में बताया था। और अनकाउंटेबल नाउन की कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, राइट। तो आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे स्टूडेंट बी। B would be the right answer over here. The police have received two important information that can help them solve the triple murder case। इस तरह से ये हमारा राइट आंसर बनेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पार्ट 3 जो हमारा रहेगा वो टिपिकली रहेगा नाउन के एक्सेप्शंस के ऊपर, जो रहेगा हमारा पोजेसिव केस, ठीक है, कि कौन कौन से, इन जनरल कॉन्सेप्ट बता दिया, लिविंग बीइंग में अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम पोजेशन बताते हैं, अधिकार शो करते हैं, राम्स बुक, मोहन अम्ब्रेला। नॉन लिविंग में हम ऑफ लगा के केस बनाते हैं, ठीक है। द लेग्स ऑफ टेबल, टेबल्स लेग्स नहीं बोलेंगे। फैंस ब्लेड गलत है, क्योंकि फैन ब्लेड, फैन जो है नॉन लिविंग है, तो वहां पे आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन नहीं बताओगे, आप बोलोगे ब्लेड ऑफ फैन या ब्लेड्स ऑफ फैन। ऑफ लगा के नॉन लिविंग में लगता है, लिविंग बीइंग में हम लगाते हैं एपोस्ट्रोफी एस, नॉन लिविंग में हम लगाते हैं ऑफ। बट जब हम कुछ ऐसी एक्सेप्शंस में आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे नॉन लिविंग में भी ये चीज लग जाती है। एपोस्ट्रोफी एस कहां पे नॉन लिविंग सिचुएशन में लगता है, तो उसके ऊपर रहेगा हमारा टिपिकली पार्ट 3, राइट। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।